एससीओ में भारत से पटखनी खाने के बाद चीन ने आगे किए अपने प्यादे। भारत को घेरने के लिए उठाया मानवाधिकार का मुद्दा। भारत का रौद्र रूप देख पाकिस्तान की पैंट हुई गिल्ली, चीन हो गया चुप। जी हाँ दोस्तों, एशिया की महाशक्ति भारत को रोकने के लिए चीन हर तरह से प्रयास कर रहा है। अभी दोस्तों चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत से चीन को जबरदस्त फटकार लगी थी, लेकिन अब चीन भारत के पड़ोसी देश जो चीन के प्यादे बनते घूम रहे हैं, उनको आगे कर भारत को घेरने में लगा हुआ है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चक्कर लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भीखमंगे पाकिस्तान को एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर धुन चढ़ी है। दोस्तों कंगाली की हालत में लुटता पिटता पाकिस्तान अपने आका चीन के किसी भी हुक्म को मानने के लिए तैयार बैठा है, चाहे उसे उसके लिए अपने आप को ही क्यों ना बेचना पड़े। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस्लामी देशों के समूह OIC का नाम लेकर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए UN में उसे रोकने की मांग की। दोस्तों इस पर भारत ने कहा कि POK बलूचिस्तान के आम लोगों की आवाजों को दबाने के लिए अपहरण से लेकर कैद में डालने और उनको मौत के घाट उतारने तक के काम करने वाला पाकिस्तान मानवाधिकार की बात कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। दोस्तों भारत ने कहा, हमें खेद है कि OIC पाकिस्तान का चमचा बना फिरता है और उनके प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल करने से रोकने में वह असफल हो रहा है। दोस्तों जिनेवा में 47 सदस्यीय UNHCR की आम बहस के दौरान बुधवार को भारत के स्थायी प्रतिनिधि पवन बाडे ने पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की। उन्होंने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस्लामी सहयोग संगठन OIC की तरफ से कश्मीर को लेकर दिया गया संदर्भ गैर वाजिब और तथ्य के रूप में गलत है और भारत इसे खारिज करता है। दोस्तों UNHCR में भारत के प्रतिनिधि पवन बाडे ने कहा कि मानवाधिकार रक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और पत्रकारों को निशाना बनाकर उनको कैद करना और फिर उनको मार देना, यह सब कर पाकिस्तान कई वर्षों से लगातार मानवाधिकार हनन करता है। उन्होंने आगे कहा कि बलूचिस्तान POK में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए गैर कानूनी अपहरण, जबरन गायब कर देना, मनमाने ढंग से हिरासत में लेना और यातनाएं देना, इन सभी तरीकों का इस्तेमाल स्टेट पॉलिसी के टूल की तरह करना पाकिस्तान की नीति रही है। दोस्तों पाकिस्तान का नरसंहारों को अंजाम देने का शर्मनाक इतिहास है। 50 साल पहले के पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, इसका साक्षात उदाहरण है। इस बारे में सब जानते हैं। आपने यहाँ अल्पसंख्यकों के धार्मिक विश्वासों और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में पाकिस्तान का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के धार्मिक विश्वासों और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में पाकिस्तान का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। दोस्तों पिछले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को 3 साल पूरे हो गए थे। इस दिन OIC ने आरोप लगाया था कि भारत ने मनमाने तरीके से अवैध कदम उठाकर जम्मू कश्मीर का दर्जा बदल दिया। साथ ही OIC ने कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव करने की कोशिश पर आरोप भी भारत पर लगाया था। दोस्तों पवन ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा, हमें बेहद दुख है कि OIC देशों के साथ हमारे करीबी संबंध हैं। इसके बावजूद वे पाकिस्तान को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से रोक नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि खलील हाशमी ने मंगलवार को यही मुद्दा OIC प्रतिनिधि के तौर पर UN मानवाधिकार परिषद में उठाया। हाशमी ने UNHCR से भारत को कश्मीर में मानवाधिकार हनन रोकने का आदेश देने की मांग की थी। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारत को पाकिस्तान के विरोध के कारण इस संगठन का सदस्य नहीं बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तान विरोध के बावजूद UAE और सऊदी अरब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को OIC की बैठक में शामिल होने के लिए बुला चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरी ओर भारत ने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका को कड़ी फटकार लगा दी है। दोस्तों भारत ने इस मुद्दे पर वैश्विक संस्था में पड़ोसी श्रीलंका के प्रति ऐसा रुख पहली बार दिखाया है। दोस्तों माना जा रहा है कि श्रीलंका ने भारत के आपत्तियों के बावजूद चीन के खुफिया जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह आने की इजाजत दी, वो भी ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले भारत ने उसे डोर्नियर विमान दिया था। इतना ही नहीं, आर्थिक संकट के कारण जब देश जल रहा था तब श्रीलंका की भारत ने खुलकर मदद की थी।
ऐसे में भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए चीन को तवज्जो देना श्रीलंका के प्रति भारत के रुख का बदलाव बताया जा रहा है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र में श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही, मानवाधिकार को बढ़ावा देने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट पर एक चर्चा के दौरान भारत ने तमिल अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। दोस्तों, भारत ने कहा कि मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और सहयोग करने में उसका सदा यकीन रहा है। लेकिन दोस्तों, विशेष क्षेत्र के लोगों के जातीय मुद्दों के राजनीतिक समाधान की अपनी जिम्मेदारियों पर श्रीलंका द्वारा प्रगति नहीं करने पर गुस्सा जताते हुए भारत ने बीते सोमवार को श्रीलंकाई तमिल लोगों के लिए तत्काल और विश्वसनीय कार्य किए जाने की अपील की है। साथ ही भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश में यथाशीघ्र प्रांतीय चुनाव कराने की अपील की है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत ने कभी भी श्रीलंका के खिलाफ बड़ा कदम नहीं उठाया, हमेशा उसकी मदद करी है और इसी का फायदा श्रीलंका उठाता है। जब भारत और श्रीलंका के बीच किसी एक को चुनने की बात आती है तब श्रीलंका यह समझकर कि भारत तो शांत रहता है, कुछ बोलेगा नहीं, यह सोचकर चीन की तरफ हो जाता है। अब दोस्तों, भारत ने पहली बार किसी मामले में श्रीलंका की और उसकी कार्रवाइयों को खारिज करते हुए यह पहला कदम उठाया है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि श्रीलंका में मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत की आम राय नहीं बदली है। उनके मुताबिक श्रीलंका के मुद्दे पर भारत के मुख्य रूप से दो मौलिक विचार है। पहला यह कि श्रीलंकाई तमिलों के लिए न्याय, उनकी मर्यादा और शांति की मांग पर भारत जोर देता रहेगा और दूसरा यह कि श्रीलंका की एकता, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता अक्षुण्ण रखने में भारत मदद करता रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि भारत की नजर में ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि इनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। दोस्तों, इस मौके पर भारत सरकार ने चीन को काफी खरी खोटी सुनाई है। उसने कहा कि हिंद महासागरीय देशों के आर्थिक संकट बताते हैं कि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्थाएं की सीमाएं क्या होती है और वहां के लोगों के जीवन स्तर पर इसका कितना नकारात्मक असर पड़ता है। इस वर्ष अकेले भारत ने श्रीलंका को संकट से उभरने के लिए 3.8 अरब डॉलर, करीब 3 अरब रुपए की मदद की है। भारत ने हाल ही में अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा पर जाने को लेकर आगाह किया। इस कारण श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 20% की कमी आई। यह ऐसे वक्त हुआ जब पर्यटन आधारित इकोनॉमी के रूप में श्रीलंका भारत के प्रति उम्मीदों की नजर देख रहा है। ध्यान रहे कि खुफिया रिपोर्ट को हम्बनटोटा में लंगर डालने की अनुमति श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल में दी गई थी। दोनों देशों ने इस डील को काफी गुप्त रखा था। जब भारत को यह बात पता चली तो उसने श्रीलंका की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, तब दुनिया को इस बारे में जानकारी मिल पाई। दोस्तों, इस वैश्विक संस्था में जब भी श्रीलंका में युद्ध अपराधों और मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले उठे, भारत ने या तो श्रीलंका के समर्थन में वोटिंग करके प्रत्यक्ष समर्थन दिया था या फिर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेकर परोक्ष मदद की। 2012 में भारत ने इसी तरह के प्रस्ताव पर श्रीलंका के पक्ष में मतदान किया था, जबकि 2014 में वोटिंग से दूर रहा था। पिछले वर्ष भी भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लेकर श्रीलंका की सहायता की थी, जबकि चीन और पाकिस्तान ने विरोध में वोट किया था। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर श्रीलंका तमाम मदद के बावजूद भारत की आपत्तियों को दरकिनार कैसे कर सकता है, खासकर उसके लिए जिसने उसे कर्ज के जाल में फंसाया और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर उसका खुला विरोध करता है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।